नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो दिशा 2020 की जो PYQ की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। और इनसे रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को व्याख्यात्मक ढंग से हम सोल्व करेंगे। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, जो ये दिशा 2020 की जो ये श्रृंखला चल रही है, इसके बाद में हमारी इतिहास की श्रृंखला चलेगी। और इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। और साथ में हाई कोर्ट में जो हिंदी पूछी जाएगी, दिशा 2020 की हिंदी की क्लास भी मैं जल्द ही लेके आऊँगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से रिलेटेड आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो दे रखे हैं वो 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उन सभी में जो पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें यहाँ संकलित किया गया है। और सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे व्याख्या सहित। तो इसलिए झलको स्टडी चैनल पर आपको PYQ क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रसिद्ध जनजातियां। पहला क्वेश्चन है, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत, गुज्जर, आदिवासी, जाट। तो ताराभात की जो ओढ़नी है वो राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो उत्तर करेंगे आदिवासी। आदिवासी जो महिलाएं हैं वो ताराभात की ओढ़नी पहनती हैं। बढ़ेंगे आगे और व्याख्या देख लेते हैं, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या देखो, आदिवासी स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र कौन कौन से? पहला वस्त्र है ताराभात की ओढ़नी। आदिवासी युवतियों की प्रिय ओढ़नी, जिसमें जमीन भूरी लाल तथा किनारों का छोर काला होता है। जो ताराभात की जो ओढ़नी होती है उसका यानी कि जमीन भूरी लाल तथा भूरा और लाल तथा किनारा जो होता है वो काले रंग का होता है। दूसरी आती है केरी भात की ओढ़नी। इसमें जमीन लाल रंग का तथा बिंदिया सफ़ेद व पीले रंग की होती है। इनकी जमीन पर सफ़ेद रंग के जवार के दानों जैसी बिंदी, यहाँ दोनों लिखा है जबकि यह दाना है, जवार के दानों जैसी बिंदी व किनारे और पल्लू में केरी लगी होती है। तो ये होती है भी केरी भात की ओढ़नी। ये भी आदिवासियों में लोकप्रिय है। अगली आती है कटकी या पावली भात की ओढ़नी। ये अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी होती है। जो आदिवासी जो जनजातियां होती हैं उनके अंदर जो अविवाहित महिलाएं होती हैं वो कटकी या पावली भात की ओढ़नी पहनती हैं, जिसकी जमीन लाल काले रंग युक्त व बूटियां सफ़ेद रंग की होती हैं। तो आदिवासी जनजातियों की प्रमुख जो महिलाएं ओढ़नी पहनती हैं उनमें कौन कौन सी ओढ़नी है? लहर भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी, जामसाई साड़ी, नानड़ा या नांदना साड़ी, लूगड़ा, अंगोछा साड़ी, चुन्नड़ और रेनसाई। ये सभी आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ियां हैं। बढ़ो आगे। कटारी भात से क्या हास्य है? तो कटारी भात से क्या हास्य है? गले का एक आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र, एक वाद्य यंत्र, एक देसी खेल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें विद्यार्थी सर्वाधिक कंफ्यूज होते हैं। तो कटारी भात से क्या हास्य है? एक प्रकार का ये वस्त्र है। जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, विधवाओं द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो उत्तर करेंगे अविवाहित युवतियों द्वारा, यानी कि कटकी वस्त्र पहना जाता है। बढ़ो आगे। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली
अनुसूचित जनजाति है, यानी सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है राजस्थान में? भील, मीणा, ग्रासिया, भील एवं मीणा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीणा। राजस्थान में प्रतिशत से हम बात करें तो सर्वाधिक मीणा जनजाति निवास करती है, उसके बाद में भील, फिर उसके बाद में ग्रासिया और फिर उसके बाद में सहरिया वगैरह वो आ जाती हैं। व्याख्या देखो, राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या क्रमशः पहले नंबर पर आती है मीणा, दूसरे नंबर पर भील, तीसरा नंबर आता है ग्रासिया जनजाति का। तो सर्वाधिक राजस्थान में मीणा जनजाति निवास करती है भाई। बढ़ेंगे आगे और याद करते हुए भी हम चल रहे हैं, साथ में याद भी हो रहे हैं। यही मेरी आशा है कि आपको याद भी होते रहें। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है ग्रासिया, सहरिया, भील, कंजर। पहले नंबर पर मीणा है तो दूसरे नंबर पर भील आते हैं, जो राजस्थान में सर्वाधिक निवास करते हैं। तो झलको स्टडी चैनल को भी लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि झलको स्टडी चैनल पर आपको PYQ क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। तो उत्तर करेंगे मीणा। व्याख्या देखो, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो इसमें भी मीणा जनजाति का उल्लेख किया गया है। व्याख्या, मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मछली। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं आगे, और ये क्वेश्चन भाई बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है और यहाँ विद्यार्थी मात खा जाते हैं। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा मीणा। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। व्याख्या देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है, इसी कारण मोरनी मोड़ना उनकी परंपरा का अंग बन गया है। बढ़ो आगे। पड़ीहार मीणा, पड़ीहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः कहाँ निवास करते हैं? पड़ीहार मीणा देखो, ये टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में निवास करते हैं। पड़ीहार मीणा जनजाति का क्षेत्र मूलतः कौन सा है? टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, मीणा वर्ग पड़ीहार मीणा टोंक और बूंदी में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं पड़ीहार मीणा। फिर होती है चौकीदार मीणा, इससे ये होते हैं नयावासी, यानी कि राजाओं के कोषागारों व महलों की रक्षा करते थे। कौन? चौकीदार मीणा। एक होते हैं जमींदार मीणा, यानी पुराना वासी भी इसे कहते हैं। ये खेती, पशुपालन आदि व्यवसाय करते हैं। फिर होते हैं चर्मकार मीणा, चमड़े से संबंधित व्यवसाय करने वाले मीणा होते हैं। अगले हैं रावत मीणा, और रावत मीणा कौन होते हैं? जो सवर्ण राजपूतों से संबंध रखने वाले रावत मीणा कहलाते हैं। अगले आते हैं सुरते वाले मीणा। सुरते वाला मीणा ये होते हैं अन्य जातियों से वैवाहिक संबंध रखने वाले सुरते वाला मीणा कहलाते हैं। बढ़ेंगे आगे। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? आबू पर्वतमाला, काली खोह पर्वतमाला, मुकंदरा पर्वत श्रेणी, काली घाटी पर्वतमाला। तो उत्तर करेंगे काली खोह पर्वतमाला। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? तो काली खोह पर्वतमाला, जो कि अजमेर से लेकर आगरा तक स्थित है भाई। व्याख्या देखो, यह पर्वतमाला अजमेर से आगरा तक फैली हुई है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, पगड़ी, पोत्या या पितोछा। तो उत्तर हो जाएगा पात्या या पोत्या।
भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पगड़ी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं या पात्या कहते हैं। कछाबू क्या होता है? जो भील महिलाएं घाघरा पहनती हैं उसको कछाबू बोला जाता है। पगड़ी को ये फेंटा कहते हैं। तो व्याख्या देखो, पोत्या या पात्या भीलों के सिर पर स्थित सफेद साफा तथा फेंटा सिर पर बांधा जाने वाला लाल पीला केसरिया साफा होता है। भीलों के सिर पर स्थित जो सफेद साफा होता है उसे बोलते हैं ये पोत्या या पात्या। और फेंटा क्या होता है? फेंटा होता है सिर पर बांधे जाने वाला लाल पीला केसरिया जो साफा होगा उसको ये बोलते हैं फेंटा। बढ़ते हैं आगे। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? पुरुषों का आभूषण, ओढ़ने वाला मोटा लबादा, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र, एक प्रकार का सिर का वस्त्र यानी पगड़ी। तो उत्तर अपना 4 राइट हो जाएगा। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र यानी पगड़ी। तो यानी फेंटा क्या होता है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी, यानी लाल और केसरिया रंग की पगड़ी जो भील पुरुष जो पहनते हैं उसको ये लोग क्या बोलते हैं? फेंटा बोलते हैं। तो शायद याद हो गया होगा। तो बढ़ो आगे। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष या भील महिलाएं? तो उत्तर हो जाएगा भील महिलाएं पहनती हैं कछाबू। व्याख्या देखो, कछाबू क्या होता है? भील स्त्रियों का काले व लाल रंग का जो घाघरा होता है उसे क्या कहते हैं? ये लोग कछाबू कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिसका नाम क्या होता है? तो वो होता है भी कछाबू। क्या होता है? कछाबू। अगला अपना क्वेश्चन है, खोयतू वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से। खोयतू वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से। व्याख्या देखो, भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को खोयतू, यानी भील पुरुषों द्वारा जो कमर पर बांधी जाती है लंगोटी उसको क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं। भील महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाली लंगोटी को खोपत कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपत कहते हैं भाई। बढ़ो आगे। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? खोयतू। क्या कहा जाता है? खोयतू। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं भाई। अगला अपना बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है भाई। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? तहनीसा, मांडना, फड़े, भराड़ी। तो उत्तर करेंगे भराड़ी। क्या कहा जाता है? भराड़ी। भीलों द्वारा यानी लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं लोक देवी के उसको ये लोग क्या कहते हैं? भराड़ी। व्याख्या देखो, राजस्थान के दक्षिणांचल यानी कुशलगढ़ क्षेत्र में भीली जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी भराड़ी के नाम से जानी जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक, पुत्र जन्म, विवाह, त्योहार। तो भाई तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। व्याख्या देख लो ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, छेड़ा फाड़ना या तलाक क्या होता है? जो भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है वह अपनी जाति के 5 लोगों के सामने नई साड़ी के 5 लोगों के सामने यानी 5 या 5 लोगों के सामने नई साड़ी के पल्ले में रुपया बांधकर उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है। इसे यह समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति द्वारा परित्यक्त कर दी गई है, यानी पति द्वारा
छोड़ दी गई है। तो इस प्रकार भाई भीलों में ये भी एक कुप्रथा है, छेड़ा पाड़ना यानी तलाक देना। बढ़ो आगे। भीलों की भाषा में देपाड़ा क्या है? कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी, साफा। तो ये होती है तंग धोती। क्या होती है देपाड़ा? तंग धोती। भीलों की भाषा में देपाड़ा क्या होती है? तंग धोती। व्याख्या। देपाड़ा क्या है? भीलों में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को क्या कहा जाता है? देपाड़ा कहा जाता है। फायरे फायरे। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये भाई भील जनजाति का क्या है? रणघोष है। भोमट है। भोमट क्या है भाई? भोमट है मिट्टी का एक प्रकार, भीलों का सरदार, भीलों में जागृति के लिए संगठन, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। भोमट क्या है? मेवाड़ में भीड़ आबादी वाला जो क्षेत्र है उसको भोमट कहा जाता है। व्याख्या में देख लो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और झलको स्टडी चैनल पर आपको इसी प्रकार के PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। व्याख्या देखो। राजस्थान में डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश भोमट क्षेत्र कहलाता है। यानी डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मक्का राजस्थान। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? जो मक्का की फसल है वो किस जनजाति का मुख्य भोजन है? उत्तर क्या हो जाएगा? भील जनजाति का मुख्य भोजन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पाल किसे कहते हैं? जनजातियों की खेती को, शहरियों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, भीलों की बस्ती को। पाल किसे कहा जाता है? भीलों की बस्ती को कहा जाता है पाल। भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। व्याख्या देखो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। भीलों के बहुत से झोंपड़ों के समूह को फल्ला तथा कई फल्ला के समूह गांव को पाल कहते हैं। यानी भीलों के बहुत से झोंपड़ों के समूह को तो ये लोग कहते हैं फल्ला, और कई फल्ला के समूह को ये लोग गांव, और गांव को बोलते हैं पाल। अगला क्वेश्चन रहेगा, कू क्या है? तो कू क्या है? भील जनजाति का जो घर होता है उसको कू कहा जाता है। कू या टापरा कहा जाता है। भील जनजाति के घरों को कू या टापरा कहा जाता है। देखो व्याख्या। व्याख्या। क्यों कू और टापरा? भीलों के घरों को कू या टापरा कहा जाता है। आयताकार स्वरूप में निर्मित इन घरों की दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती हैं। फर्श मिट्टी का, फर्श जो होता है वो मिट्टी का, और छत खपरेल या घास फूस की बनी होती है। भीलों में टापरा यानी घरों को ये टापरा बोलते हैं। टापरा के बाहर बना बरामदा ढालिया कहलाता है या डहलिया कहलाता है। भाई बरामदे को ये डहलिया कहते हैं, और जो घरों में बन ये लोग बोले यानी टापरा या कू बोलते हैं। बढ़ो आगे। भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी को कहा जाता है बोलावा, कू, डहलिया, पाल। तो डहलिया बोलते हैं भाई, बरामदे को क्या बोलते हैं ये लोग? डहलिया बोलते हैं। अगला अपना शानदार क्वेश्चन है भाई, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता है महुआ। ये महुआ से बनी हुई मोकड़ी शराब का सेवन करते हैं। व्याख्या देखो। व्याख्या। भील जनजाति का सर्वाधिक पसंद वाला वृक्ष महुआ है। महुआ से बनी शराब तथा ताड़ का रस भीलों का सोमरस कहलाता है। भील लोग बड़े चाव से पीते हैं। यानी कि भील जो लोग हैं वो महुआ का जो वृक्ष होता है उसकी छाल से क्या करते हैं ये लोग? शराब बनाते हैं। और भीलों का जो यानी कि ताड़ का जो रस होता है वो भीलों का सोमरस होता है भाई, जिसको ये लोग बड़े चाव से पीते हैं। महुआ को भीलों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। भील वर्ग
और वधु पवित्र वृक्ष पीपल, यानी कि जब भील जो जनजाति के जो लोग हैं, जब ये अपनी शादी करते हैं तो वर और जो वधु होती है, ये दोनों यानी किस वृक्ष को पवित्र मानते हैं, तो पीपल को मानते हैं भाई। पीपल, साल और सागवान एवं बांस को साक्षी मानकर पति पत्नी बन जाते हैं, और इससे यानी कि हाथी बेंडो प्रथा कहते हैं। हाथी बेंडो प्रथा भी इसे कहा जाता है, यानी किसी पेड़ को साक्षी मान करके शादी कर लेना भीलों में, इस प्रथा को हाथी बेंडो प्रथा कहा जाता है। और साक्षी मानते ही ये पीपल, साल, सागवान को। तो बढ़ो आगे, शायद याद हो गया होगा, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में, ग्रासियों में, शहरियों में, मीणाओं में। राजस्थान में उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है भाई। किस में? भीलों में। व्याख्या देखो, उंदरिया पंथ क्या होता है? जयसमंद झील व आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित अति मार्गी यानी वाम मार्गी ये एक पंथ है भाई, इनमें प्रचलित उंदरिया पंथ। तो ये भीलों में प्रचलित है भाई उंदरिया पंथ। बढ़ेंगे आगे। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? नीम, अशोक, आम, बबूल। तो उत्तर करेंगे आम। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप सजाने के लिए आम के वृक्षों की पत्तियों को काम में लेते हैं भाई। तो आम का पेड़ काम में लेते हैं, इस बात को आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। बढ़ो आगे। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो भील जनजाति के लोगों का नेता होता है गमेती। कौन होता है? गमेती। व्याख्या देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गमेती या पालवी, इसी को तो ये गमेती बोल देते हैं और इसी को ये पालवी बोलते हैं। क्या होता है गमेती या पालवी? अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। दूसरा है तदवी, यानी जिसको ये बोलते हैं वसाऊ। एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव का जो मुखिया होगा उसको ये बोलते हैं तदवी या वसाऊ, यानी एक ही वंश से संबंधित भीलों के मुखिया को कहते हैं तदवी। मुखी, मुखी कौन कहलाता है? डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है वो मुखी कहलाता है। अगला है कोतवाल, यानी डामोर जनजाति का मुखिया कहलाएगा मुखी। भील जनजाति का गांव का मुखिया गमेती, और एक ही वंश से संबंधित भीलों में जो गांव का मुखिया होगा वो तदवी। कोतवाल कौन होता है? सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है। सहलोत, सहलोत ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया होता है वो सहलोत कहलाता है। पटेल, मीणा एवं कंजर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। तो फिर से देख लो, भीलों के गांव का मुखिया गमेती, और एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया तदवी। डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है। सहरिया जनजाति का मुखिया जो होता है वो कोतवाल कहलाता है। ग्रासिया जनजाति का मुखिया सहलोत कहलाता है। मीणा एवं कंजर जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। तो शायद याद हो गया होगा। तो बढ़ो आगे। भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं, तो भीलों के गांव का मुखिया भाई गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। अगला जानदार और शानदार क्वेश्चन आपके लिए। ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल, गमेती, घोर या सहलोत। तो उत्तर करेंगे सहलोत या सेलोत। ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। तो ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? सहलोत। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? ये बताना है। भील राजस्थान की जनजाति है, मीणा भी राजस्थान की जनजाति है, डामोर भी राजस्थान की जनजाति है, लेकिन खटीक नहीं है भाई। तो क्या है खटीक? खटीक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति है, न कि जनजाति। बढ़ो आगे। और ये क्वेश्चन भाई दमदार क्वेश्चन है, वापस भी रिपीट हो सकता है। हारी बावरी करसी का रूप किस जनजाति का है? भील, मीणा, गुज्जर, ग्रासिया। हारी बावरी करसी
ग्रासिया जनजाति में की जाती है। क्या होती है हारी बावरी कृषि? तो व्याख्या देखो, ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि हारी बावरी कहलाती है। यानी ग्रासिया जनजाति के सभी लोग एक साथ मिलकर के जो कृषि करते हैं उसे ये लोग बोलते हैं हारी बावरी कृषि। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, कौन सा विवाह है ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है? ऐसा कौन सा विवाह है जो ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन देखो, लाली मोरिया, मोरबंदिया, पहरावना, तानना। तो यानी कि लाली मोरिया विवाह है ग्रासियों में नहीं होता, बाकी मोरबंदिया, पहरावना और तानना ये ग्रासिया जनजाति के विवाह के प्रकार हैं। व्याख्या देखो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, ग्रासिया जाति के विवाह के 3 प्रकार हैं। पहला है पहरावना विवाह है। इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता है, तो वो होता है पहरावना विवाह है, जिसमें ब्राह्मण की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा है मोरबंदिया विवाह है। ग्रासिया जाति के लोगों द्वारा मोरबंदिया विवाह में हिंदुओं की भांति फेरे लेते हैं आदि की रस्मों का निर्वाह किया जाता है, उसे कहते हैं मोरबंदिया विवाह है, जिसमें ब्राह्मण की जरूरत होती है। और यानी हिंदू समाज जिस प्रकार विवाह करता है उसी प्रकार जो साधारण विवाह करते हैं उसको ये ग्रासिया जनजाति क्या बोलते हैं? मोरबंदिया विवाह है। तानना, तीसरा विवाह का प्रकार है तानना। इस विवाह में फेरों की रस्म नहीं होती है, इसमें कोई फेरे फारे नहीं होते भाई तानना विवाह में, बल्कि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को पंचों द्वारा निर्धारित दापा यानी कन्या का मूल्य चुका करके यानी कन्या को एक तरह से खरीद लिया जाता है। इसमें गणगौर के मेले के अवसर पर लड़का लड़की को भगाकर ले जाता है तथा दोनों दूर जाकर के जीविकोपार्जन करना शुरू कर देते हैं। तत्पश्चात कन्या पक्ष की ओर से उनकी तलाश करके विवाह कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं तानना विवाह है। तो बढ़ो आगे, शायद समझ में आ गया होगा। मोरबंदिया, पहरावना, तानना विवाह है निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो उत्तर हो जाएगा ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति के ये विवाह के प्रकार हैं। 3 विवाह के प्रकार हैं। मोरबंदिया जिसमें यानी कि हिंदुओं की तरह सामान्य फेरे होते हैं। पहरावना विवाह जिसमें ब्राह्मण नहीं होता यानी कि नाम मात्र के फेरे होते हैं। तानना विवाह यानी लड़की को भगा करके शादी करना या यानी लड़की वाले को कन्या मूल्य देकर करके शादी करना, वो तानना विवाह कहलाता है। तो ये ग्रासियों में प्रचलित है। तो बढ़ो आगे, अब तो याद हो गया होगा, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। तो इसलिए लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। झलको स्टडी चैनल पर आपको इसी प्रकार के PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे आगे। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, कंजर, भील मीणा, ग्रासिया। तो उत्तर हो जाएगा ग्रासिया। व्याख्या देखो, हेलरू ग्रासिया समाज की एक सहकारी संस्था होती है। हेलरू क्या होती है? ग्रासिया समाज की एक सहकारी संस्था होती है भाई। अगला बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सिरोही में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, बारां में। तो सहरिया भाई किशनगंज बारां में निवास करते हैं। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखो, व्याख्या यह राजस्थान की एकमात्र आदिवासी तथा प्राचीन जनजाति है जो बारां जिले के किशनगंज व शाहबाद में निवास करती है। सहरिया वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी जनजाति अपना यानी वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं? तो उत्तर क्या आ जाएगा? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? बारां जिले के किशनगंज व शाहबाद में निवास करती है। भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में यानी कि रखा है या सम्मिलित किया है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि भारत सरकार ने कौन सी जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, तो उत्तर आएगा सहरिया। रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बढ़ो आगे। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा सहरिया। आ गया ना वो क्वेश्चन। तो सहरिया जनजाति को यानी कि आदिम समूह की जनजाति समूह में शामिल किया है। तो बढ़ो आगे। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है, तो सहरिया जनजाति बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील में यानी कि निवास करती है। अगला क्वेश्चन शानदार और जानदार क्वेश्चन है भाई। तो देखो, कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है, ये बताना है कि कौन सा कथन है सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। पहला देखो, सहरिया का निवास, सहरिया जनजाति का निवास स्थान दक्षिणी पूर्वी यानी राजस्थान में है और वह भी बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील तक ही सीमित है। तो बिल्कुल सत्य कथन है भाई। इसमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र हैं। बिल्कुल चौहान, डोडिया आदि इनमें गोत्र पाए जाते हैं। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, तो तपाड़ा नहीं कहा जाता भाई, ये गलत हो गया। चौथा है, वे कई देवी या देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनमें इष्ट देव भेरू भारानी है, तो भाई ये भी सही है। लेकिन तीसरा गलत है कि इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। नहीं, सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है, न कि तपाड़ा। तो बढ़ो आगे। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है, ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील, तो उत्तर करेंगे सहरिया। धारी संस्कार सहरिया जनजाति में होता है भाई। धारी संस्कार क्या होता है, तो पढ़ो व्याख्या और देखते हैं व्याख्या में ही कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। व्याख्या, सहरिया जनजाति का धारी संस्कार मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्रित करके रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं एवं दूसरे दिन उसे देखते हैं। यह मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के पदचिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। आकृति देखने के बाद अस्थियां एवं राख को सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। सहरिया समुदाय में इसे धारी संस्कार कहते हैं। अब शायद समझ में आ गया होगा, यानी सहरिया जनजाति में कोई भी व्यक्ति जब जिसकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करते हैं, शमशान भूमि की राख को ले आते हैं और उसको यानी कि घर के अंदर ला करके आंगन में रख देते हैं और उसको किसी बर्तन के नीचे उसको ढक देते हैं। दूसरे दिन ये उसको चेक करते हैं कि किसके पदचिन्ह बने हैं, मोर के, बिल्ली के या कुत्ते के, जो भी चिन्ह बनते हैं। तो इनका मानना होता है कि वो अगले जन्म में, यदि मान लो जैसे बिल्ली के पदचिन्ह बने हैं तो ये मानते हैं कि उसने बिल्ली के गर्भ में जन्म लिया है। तो इस प्रकार इनका ये धारी संस्कार होता है, सहरिया जनजाति में होता है भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थानी संस्कृति में खपाटा क्या है, खपटा क्या है। देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, सहरिया पुरुषों का साफा, मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है ये बताना है, तो सहरिया पुरुषों का साफा होता है खपटा। व्याख्या देखो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, खपटा सहरिया पुरुषों का जो साफा होता है उसको खपटा कहते हैं। सलूका सहरिया पुरुष वर्ग की अंगरखी सलूका कहलाती है। सलूका क्या होती है, सहरिया पुरुष की जो अंगरखी होती है ना वो सलूका होती है। खपटा सहरिया पुरुषों का जो साफा होता है उसको खपटा कहते हैं। पंछा सहरिया पुरुषों की घुटनों तक की ऊंची जो धोती होती है उसको ये लोग क्या कहते हैं, पंछा कहते हैं भाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर क्या होगा, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से
कन्या के बदले में धनराशि लेना, यानी कि कन्या को एक तरह से खरीद लेना, उसी को ये लोग दापा कहते हैं। भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, तो उसको बोलते हैं ये दापा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? तो बड़ालिया का क्या अर्थ है भी? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो ही बड़ालिया कहलाता है। यानी दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में जो मध्यस्थता करता है उसको ये लोग क्या कहते हैं? बड़ालिया कहते हैं। व्याख्या देखो। बड़ालिया जनजातियों के दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया कहलाता है। और ये क्वेश्चन भाई बहुत बार एग्जाम में टपका हुआ है और टपकेगा आगे भी, तो ध्यान से देखना इसको। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, कन्यादान से, मृत्यु से? तो उत्तर करेंगे विवाह से। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन। कंजर जनजाति द्वारा हाकिम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की, अपने टोले की रक्षा करने की, दुश्मन को मारने की, सदा अविवाहित रहने की? तो उत्तर हो जाएगा सत्य बोलने की। यानी जब कंजर जनजाति द्वारा हाकिम राजा का प्याला पिया जाता है तब ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं भाई। व्याख्या। कंजर जनजाति में सच जानने के लिए दोषी व्यक्ति को पंचायत के सामने कसम खानी पड़ती है, जिसे हाकिम राजा का प्याला कहते हैं। और कसम खाने के बाद ये कभी झूठ नहीं बोलते। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन में सही कथन हमें बताना है। पहला कथन। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। दूसरा है कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि इसमें कथन एक सही है, लेकिन कथन दो इसमें क्या है? गलत है भाई। कंजर जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है, न कि कोतवाल कहलाता है, पटेल कहलाता है भाई। बढ़ो आगे। किस जनजाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो बेसासुर की फड़ की पूजा कर सकून लेते हैं? भील, ग्रासिया, कंजर, बागरी? तो उत्तर हो जाएगा बागरी। क्वेश्चन देखो किस प्रकार का पूछा गया भाई। व्याख्या देखो। बेसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। बागरी जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। यहाँ क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो बेसासुर की फड़ की पूजा कर सकून लेते हैं? तो उत्तर आएगा बागरी। और व्याख्या में क्या दिया है? बेसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता, बागरी जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं भाई। तो बढ़ो आगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार टपकता है एग्जाम में। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ये हैं भाई सांसी जनजाति की दो शाखाएं हैं, बीजा और माला। व्याख्या देखो। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांस मल से मानी जाती है। सांसी जनजाति भरतपुर व अजमेर जिले में निवास करती है। भरतपुर और अजमेर जिले में निवास करती है भाई। इस जनजाति में बिज्जा और माला नामक दो समुदाय हैं। सांसी जनजाति हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए अपने विवादों का निपटारा उन्हीं से करवाती है तथा ये अपनी महिलाओं को उनके सामने नचवाते हैं। बढ़ेंगे आगे। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन बताना है। पहला है सांसी एक घुमंतू जनजाति है।
जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। दूसरा है सांसी जनजाति में बिज्जा और माला दो वर्ग होते हैं, तो नीचे वाला बिल्कुल सही है। और सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। ये जनजाति नहीं है, शायद ये अनुसूचित जाति में आते हैं, तो पहला कथन गलत है भाई, पहला कथन गलत है। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, सही है। फिर से देखो भाई इस क्वेश्चन को, इसमें यानी सांसी जनजाति होती है भाई, इसमें अनुसूचित जाति नहीं होती। तो सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है, बिल्कुल पहला कथन भी सही है। और सांसी जनजाति में बिज्जा और माला दो वर्ग होते हैं, तो ये भी सही है। तो परीक्षा में पहला और दूसरा दोनों कथन सही माने गए हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः उदयपुर में पाई जाती है। व्याख्या, कथोड़ी उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाड़ोल व सराड़ा तथा डूंगरपुर व बारा जिले में निवास करती है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील, झाड़ोल तहसील, सराड़ा तहसील में निवास करती है और साथ में डूंगरपुर और बारा में भी कथोड़ी जनजाति निवास करती है। एक तरफ है जनजाति तथा स्थान सुमेलित करना है। देखो सहरिया कहाँ पाई जाती है? किशनगंज बारा में पाई जाती है। ग्रासिया, ग्रासिया पाए जाते हैं आबू रोड में। और डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। और सांसी भरतपुर में पाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसा का ऐसा पहला ही सही हो जाएगा। ग्रासिया आबू रोड सिरोही में पाए जाते हैं। डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। सहरिया सर्वाधिक किशनगंज बारा में। सांसी भरतपुर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसको मिलान करना है भाई। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, ग्रासिया जनजाति मुख्यतः आबू रोड, सिरोही, उदयपुर एवं पाली जिलों में निवास करती है। डामोर, दूसरी आती है डामोर जनजाति जो डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में तथा बांसवाड़ा उदयपुर में भी निवास करती है। तीसरी है सहरिया, सहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिवासी तथा प्राचीन जनजाति है जो बारा में, किशनगंज व शाहबाज तहसील में तथा कोटा और झालावाड़ नामक स्थानों पर भी निवास करती है। चौथी आती है सांसी जनजाति जो भरतपुर में निवास करती है। इस जनजाति में बिज्जा और माला नामक 2 समुदाय होते हैं। अब शायद याद हो गया होगा भी। तो बढ़ो आगे। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। डामोर जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। बढ़ेंगे आगे। ग्रासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है बारा में, सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में। तो ग्रासिया माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक पाए जाते हैं भाई। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो सांसी जनजाति के लोग भरतपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है? कोटा, बारा, धौलपुर, जयपुर। तो भाई बारा में सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन रहेगा सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो सहरिया सर्वाधिक बारा और कोटा में निवास करते हैं। ग्रासिया उदयपुर और सिरोही में निवास करते हैं। डामोर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करते हैं। मीणा जयपुर और दौसा में निवास करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। फिर से देख लो ताकि याद हो जाए। सहरिया किशनगंज, बारा और कोटा में निवास करते हैं। ग्रासिया उदयपुर और सिरोही में निवास करते हैं। डामोर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करते हैं। मीणा जयपुर और दौसा में निवास करते हैं। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई मैप के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। देखो निम्न मानचित्र में
राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण को क्रमशः पहचानिए। 1 2 3 4 इस प्रकार हमें दिया गया है। तो यहाँ भाई भरतपुर है, तो यहाँ सांसी जाति निवास करती है। फिर यहाँ हम देखें तो झालावाड़ है और 12 है, 12 में भाई सहरिया आ जाएंगी। फिर देखते हैं बांसवाड़ा में भील और सिरोही में ग्रासिया। यहाँ सिरोही है तो यहाँ ग्रासिया। तो ऑप्शन तो फर्स्ट ही अपना राइट होना चाहिए भाई, तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना राइट हो जाएगा। अब देखो मानचित्र के अनुसार जनजातियों का संकेंद्रण सांसी भरतपुर में, दूसरा दे रखा था सहरिया 12 में निवास करते हैं, भील बांसवाड़ा में और ग्रासिया सिरोही में निवास करते हैं। अब बढ़ो आगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो ये डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। कौन से? छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? डामोर जनजाति के। तो याद रखना है छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी ये डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं भाई। व्याख्या देखो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, छेला या झेला बावजी का मेला गुजरात के पंचमहल नामक स्थान पर भरता है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में भरता है। तो छेला बावजी का तो मेला गुजरात के पंचमहल नामक स्थान पर भरता है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, और ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर में भरता है भाई। और इसमें मुख्यतः ये डामोर जनजाति के मेले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ो आगे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? हरण, एरव, अनास, चांप। तो उत्तर करेंगे अनास। क्वेश्चन को फिर से देखो। विश्व आदिवासी दिवस, पहली बात तो यही ध्यान में रखना है कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? तो उत्तर आएगा अनास नदी पर। व्याख्या देखो। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 को मनाया गया। को बांसवाड़ा के सांग डोंगरी बोरखंडी को जोड़ने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी गई है। सांग डोंगरी और बोरखंडी को जोड़ने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी गई है। बढ़ो आगे। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त अपना उत्तर हो जाएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बढ़ो आगे। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ यानी ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना रिक्त स्थान में राजभवन जयपुर में की गई थी, यानी कब की गई थी? जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना राजभवन जयपुर में कब की गई? ये की गई भाई जो 2011 में। कब की गई? 2011 में। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई? 1971, 1975, 1979, 1981। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में की गई भाई। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में की गई। तो बढ़ो आगे। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? चूरू, जयपुर, नागौर, गंगानगर। तो नागौर में सबसे कम जनजातियों का प्रतिशत पाया जाता है भाई। व्याख्या देखो। व्याख्या, राजस्थान में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत नागौर में यानी 0.3% एवं बीकानेर में पाया जाता है। यानी नागौर और बीकानेर में भाई बहुत कम जनजातियां निवास करती हैं। तो बढ़ो आगे। राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। तो उदयपुर में भाई सर्वाधिक आबादी जनजातियों की पाई जाती है।
इस बात को भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। व्याख्या देखो, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय केंद्र युक्त संभाग उदयपुर है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। अब हम देखने वाले हैं नाथ पब्लिकेशन के, अब राजस्थान की जनजातियों से रिलेटेड जो नाथ पब्लिकेशन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ये मेरे पास नाथ पब्लिकेशन का पर्सन बैंक है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसमें भी आदिवासी जनजाति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सोल्व कर लेते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका कला संस्कृति से रिलेटेड गलत नहीं होगा। तो देखो, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो उत्तर करेंगे वेणेश्वर मेला, डूंगरपुर। व्याख्या में देखो, व्याख्या, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटापुरा नामक स्थान पर माघ पूर्णिमा के दिन वेणेश्वर मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। मृत आत्माओं की मुक्ति वाला स्थान कहा जाता है। यहाँ पहाड़ी पर महारावल आस्करण द्वारा निर्मित प्राचीन शिवालय है। संत मावजी का संबंध इसी धाम से है। इसे वागड़ का पुष्कर एवं वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, वेणेश्वर का मेला कब भरता है? तो ये माघ पूर्णिमा को भरता है। क्वेश्चन नंबर 3, भीलों के वस्त्रों में फेंटा है, तो फेंटा क्या भी? एक प्रकार का सिर का वस्त्र यानी पगड़ी है भीलों में फेंटा। व्याख्या देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये बता दूं, नाथ पब्लिकेशन की व्याख्या बहुत शानदार है। व्याख्या, फेंटा भील जनजाति में सिर पर बांधा जाने वाला लाल पीला केसरिया साफा होता है। इसके ऊपर एक रंगीन पट्टी भी बांधी जाती है जिसे जाड़िया कहते हैं। खोयतू क्या होता है? भील पुरुष कमर के ऊपर एक लंगोटी पहनते हैं जिसे खोयतू कहा जाता है। पोत्या क्या होता है? पोत्या भील पुरुषों के सफेद साफे को पोत्या कहा जाता है। चौथा प्रश्न, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है उसे कछाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? कछाबू कहते हैं। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो भील महिलाएं पहनती हैं भाई। क्वेश्चन अपना 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? झेला नृत्य किया जाता है और शिकारी नृत्य भी सहरिया करते हैं, बिछुआ नृत्य भी करते हैं, लेकिन द्विचक्रीय नृत्य भील जनजाति करती है। तो ऑप्शन अपना 2 राइट कीजिएगा। झेला, शिकारी और बिछुआ नृत्य सहरिया जनजाति करती है। झेला, शिकारी और बिछुआ नृत्य। 7वां क्वेश्चन, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का भाई 6ठा स्थान है जनजातियों में। राजस्थान का भारत में 6ठा स्थान है भाई। व्याख्या देखो, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में 6ठा स्थान है। तो याद रखना है, जनजातियों में राजस्थान का 6ठा स्थान है। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें 25, कितनी सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की? 25 सीटें हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजातियां क्रमशः पहले नंबर पर मीणा है भाई, जो सबसे ज़्यादा है वो मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया हैं। राज्य में कोलिडोर की जनसंख्या सबसे कम है भाई। कोलिडोर भी एक जनजाति होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी 92.38 लाख है, यानी 13.5% है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 13.5% है भाई। 8वां क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान पर भील है। पहले स्थान पर मीणा, दूसरे नंबर पर आएंगे भील, तीसरे नंबर पर ग्रासिया और चौथे नंबर पर सहरिया। सबसे ज़्यादा मीणा है, फिर भील है, फिर ग्रासिया है, फिर सहरिया है भाई। अब 9वां क्वेश्चन, और 9वां क्वेश्चन देखो, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो भरतपुर में पाए जाते हैं भाई। कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर में। व्याख्या देख लो। व्याख्या, सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। यह जनजाति भरतपुर एवं अजमेर जिलों में बहुलता से पाई जाती है। सांसी जनजाति की 2 उपजातियां हैं, बीजा और
माला। हेलरू संस्था संबंधित है तो हेलरू भाई ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। व्याख्या देखो, सामाजिक सहकारी संस्था होती है हेलरू, ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ग्रासियों में सामूहिक खेती को हारी बावरी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों व ग्रासियों में एक ही आंदोलन का सूत्रपात कर इन्हें एकता के सूत्र में बांधा। ग्रासियों का पवित्र स्थान जहां ये अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं नक्की झील माउंट आबू है। ग्रासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। 11वां क्वेश्चन अपना, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। व्याख्या देखो, चिमाता भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि चिमाता कहलाती है। दजिया क्या है? भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को दजिया कहते हैं। देखो क्वेश्चन को फिर से समझो, भील जनजाति द्वारा जो पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है और उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, उसका नाम है चिमाता। यानी पहाड़ों पर जो कृषि की जाएगी वो तो होती है चिमाता, और जो जमीनी भूमि पर यानी वनों को जलाकर की जाती है उसको ये दजिया बोलते हैं। क्वेश्चन 12वां, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो उत्तर आ जाएगा आम। व्याख्या देखो, व्याख्या, भील जनजाति की दृष्टि से राज्य की दूसरी, भील जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, यानी 10 लाख के तकरीबन भील निवास करते हैं। राज्य में भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में मिलती है। यानी सर्वाधिक भील डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भील जनजाति देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कर्नल जेम्स टोड ने वनवासी भीलों को वनपुत्र कहा है। विवाह अवसर पर मंडप की सजावट भी लोग आम के वृक्ष से करते हैं। आम के वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं ना, उनसे करते हैं ये। टोलमी ने भीलों को फिलाइट यानी तीरंदाज कहा है। जो टोलमी था उसने भीलों को फिलाइट या तीरंदाज कहा है। अटक, अटक क्या होता है? यह भीलों का एक गोत्र है भाई, अटक भीलों का एक गोत्र है। गमेती, भीलों के मुखिया को गमेती कहते हैं। जो गांव का मुखिया होता है ना भीलों में, उसको गमेती कहते हैं। देपाड़ा, भील जनजाति द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को देपाड़ा कहा जाता है। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। और भीलों के नृत्य देखो, गौरी, गेर, नेजा, डेक्कन, अथिमना। अथिमना विवाह के अवसर पर करते हैं। भीलों के ये प्रमुख नृत्य हैं। भील जनजाति के प्रमुख मेले बेणेश्वर डूंगरपुर, ऋषभदेव मेला उदयपुर, घोटिया अम्बा बांसवाड़ा में लगता है। भगत पंथ, भगत पंथ की परंपरा का सूत्रपात गोविंद गुरु ने किया था। बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 13वां, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो भील अपना उत्तर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तो महुआ, ये हमने देख लिया, जिससे कच्ची शराब बनाई जाती है और महिला पुरुष मिलकर के दोनों भाई ये साथ में पीते हैं। भील महिला और पुरुष कु संबंधित क्या है? तो भील जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? कु कहते हैं। पाल किसे कहते हैं? पाल भाई भीलों की बस्ती होती है, उसे पाल कहते हैं। व्याख्या देख लो थोड़ी सी, भीलों के घरों को कु कहा जाता है। भील जनजाति के छोटे गांव को फल्ला कहा जाता है। बड़े गांव को पाल कहते हैं। भीलों के गांव पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। क्वेश्चन 17, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है तो गमेती कहलाता है। गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? गमेती कहलाएगा भीलों में। क्वेश्चन नंबर 18, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो भील जनजाति के लोगों का नेता होता है। भीलों में छेड़ा पाड़ना क्या है? तलाक। अभी क्या है? तलाक, ये हमने पढ़ ही लिया, तलाक होता है। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? तो ये भीलों में प्रचलित होता है भाई। किस में? भीलों में प्रचलित होता है उंदरिया पंथ। क्वेश्चन नंबर 21 और 21वां अपना क्वेश्चन है,
डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में डामोर निवास करते हैं, और डूंगरपुर में सिमलवाड़ा में निवास करते हैं। डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर सर्वाधिक निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है खेती करना। व्याख्या देखो, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत यानी डामोरिया क्षेत्र और बांसवाड़ा जिले में गुजरात की सीमा पर डामोर जनजाति पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये चावल व मक्का की कृषि करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व है? तो उत्तर करेंगे किशनगंज एवं शाहाबाद 12। ये हमने इसकी थोड़ी सी व्याख्या जरूर देख लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए भाई। देखो व्याख्या, सहरिया राजस्थान की जनजाति में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। पहले नंबर पर मीणा आएंगे, दूसरे नंबर पर भील आते हैं, तीसरे नंबर पर ग्रासिया और चौथे नंबर पर सहरिया जनजाति निवास करती है राजस्थान में। इसकी बसावट राजस्थान में 12 जिले की सीमा यानी 12 जिले की सीमा और मध्य प्रदेश के गुना जिले में है। 12 जिले में भी सहरिया, शाहाबाद व किशनगंज तहसीलों में निवास करते हैं। क्वेश्चन 25वां, राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार आदिम जनजाति के रूप में सम्मिलित किया? तो उत्तर करेंगे सहरिया। ये हमने पढ़ लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 26वां, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो सहरिया जनजाति भाई 12 में केंद्रित है। सुमेलित करना है तो सुमेलित करो। देखो, ग्रासिया, कोटा और 12 में निवास करती है। सहरिया उदयपुर और सिरोही में निवास करते हैं। सहरिया कोटा और 12 में निवास करती है। ग्रासिया उदयपुर और सिरोही में, डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में और मीणा जयपुर और दौसा में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 28वां, भेड़ बकरी व ऊंटों का पालन पोषण तथा व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष है। तो उत्तर आएगा रेबारी। 29वां अपना क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? तो उत्तर करेंगे जयपुर और उदयपुर में। जयपुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और उदयपुर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30वां, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो गंगानगर में भाई प्रतिशत में अनुसूचित जाति सर्वाधिक प्रतिशत में यानी कि गंगानगर। और प्रतिशत नहीं पूछा जाए, ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तर करेंगे जयपुर। क्वेश्चन नंबर 31, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित हुआ है? तो उत्तर करेंगे नागौर। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दौसा। तो उत्तर करेंगे डूंगरपुर। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत पूछा गया, तो सर्वाधिक भी अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पूछा जाए कि कहाँ निवास करती है, तो बांसवाड़ा में। हमें पूछा गया दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पर डूंगरपुर है भाई। व्याख्या देखो, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है और प्रतिशत में बांसवाड़ा पहले स्थान पर है। राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला बीकानेर है। राजस्थान में देश की कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 8.86% है। क्वेश्चन नंबर 33, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जोधपुर में। मारवाड़ आ गया तो जोधपुर सीधा ही कर देना। व्याख्या देख लो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, राजस्थान सरकार ने जोधपुर संभाग में मांडा,
संकुल व बिखरी जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड मांडा का गठन किया गया है। 34वां अपना क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनगणना जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 13.5% है। भाई याद रखोगे इस बात को। व्याख्या देखो, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या का 13.5% है, यानी एसटी तो है 13.5 और एससी है 17.8% निवास करते हैं। बिज्जा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? उत्तर करेंगे सांसी। व्याख्या देख लो थोड़ी सी। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं, बिज्जा और माला। कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति में पाई जाती है। इसमें लड़की के चरित्र को देखा जाता है। भाई यह सांसी जनजाति की एक रस्म होती है जिसके तहत विवाह के उपरांत युवती को अपने चरित्र और पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। भाई 36वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। अभी बांसवाड़ा प्रतिशत में है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछे तो उदयपुर में, प्रतिशत में बांसवाड़ा है। अभी क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है मीणा। सर्वाधिक मीणा है। भाई व्याख्या देखो, मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा जनजाति की जनसंख्या 43.46 लाख है, जो कि कुल जनजाति आबादी का लगभग 47% है। मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में है। भाई सर्वाधिक मीणा उदयपुर, जयपुर और प्रतापगढ़ में है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना यह मीणा जनजाति से संबंधित है। लीला मोरिया यह मीणाओं में प्रचलित विवाह से संबंधित संस्कार है। मीणा जनजाति के आराध्य देव गोमतेश्वर अर्थात भूरिया बाबा है। मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है। लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों में प्रचलित विवाह से संबंधित संस्कार है। धारी संस्कार किस जनजाति में है? तो सहरिया जनजाति में है धारी संस्कार। भी ये हमने देख लिया। और अब हमारा क्वेश्चन रहेगा 41वां, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल हैं। तो मीणा और भील सर्वाधिक निवास करते हैं, यानी 93% निवास करते हैं। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है, सहरिया जनजाति से संबंधित है। व्याख्या देखो, सीताबाड़ी मेला 12 जिले की शाहबाद तहसील में केलवाड़ा गांव में ज्येष्ठ माह में लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सबसे बड़ा मेला भरता है। यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। यह सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। क्वेश्चन रहेगा 43, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है? डहलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डहलिया कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? डहलिया। और फिर कू को भाई घरों को ये टापरा कहते हैं। फला और पाल भील जनजाति के छोटे गांव फला और बड़े गांव पाल। बोलावा मार्गदर्शक का कार्य करने वाला भील होता है। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो डामोर के हैं। और ये हमने देख लिया था कि छेला बावजी का मेला डामोर जनजाति का गुजरात राज्य के पंचमहल नामक स्थान पर बैठता है। ग्यारस की रेवाड़ी मेला डामोर जनजाति का है। प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में डूंगरपुर जिले में भरता है। तो ये हमने यानी नाथ पब्लिकेशन प्लस दिशा 2020 के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं उनको हमने देख लिया है।